हेलो बच्चों, आज हम लोग मैकबेथ का जो है 9वां पैराग्राफ करेंगे और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे जितना हो सकता है ज़्यादा। और आप लोग भी पुराना वीडियो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिए, पुराने वीडियो को, ताकि जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो सके और आप लोगों को पूरी नॉलेज रहे कम से कम। ठीक है, तो अभी हम लोग 9वें पैराग्राफ में चलेंगे। ऐसे टेक्स्ट जो हमारा है सिलेबस में वो हम लोग को अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट से ही जो है क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और टेक्स्ट अगर अच्छे से मतलब पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे हल हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो समय जो है हम लोग को बिताना नहीं है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियो आएंगे 11 की भी 12 की भी। तो अगर आप 12 में भी पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है 12 का भी सिलेबस जो है पता चलता रहे। और ग्रामर भी बहुत सारे जो है आप लोगों को कराना है, जिसके कारण जो है आप ग्रामर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पैराग्राफ में आते हैं। लेडी मैकबेथ परसुएट्स मैकबेथ। इसका मतलब क्या है कि अब जो है लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को क्या करती है, मनाती है। किसके लिए? ताकि वो कोई उपाय ढूंढ सके राजा डंकन को मारने का। ठीक है, चलिए। इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है? संघर्ष ऑफ द माइंड। जो माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लेडी मैकबेथ फाउंड दैट हर हस्बैंड हैड रिजॉल्व टू प्रोसीड नो फर्दर। अब क्या हुआ, उसके मन में जो भी संघर्ष चल रहा था, तो लेडी मैकबेथ ने महसूस किया कि उसके पति ने आगे हत्या की योजना पर न मतलब जो हत्या की जो योजना बनाई थी उस पर वो कार्रवाई न करने का निर्णय उसने लिया। ठीक है, किसने निर्णय लिया? कि मैकबेथ। मैकबेथ ने निर्णय लिया कि नहीं, अब जो है उनको मारना नहीं है, राजा को मारना नहीं है। बट शी वॉज अ वुमेन नॉट इजिली शेकन। लेकिन वो ऐसी महिला थी जिसको हिलाया नहीं जा सकता, डिगाया नहीं जा सकता फ्रॉम हर इविल पर्पस। ठीक है, मतलब वो ऐसी महिला थी जो अपने पर्पस से हट नहीं सकती थी, उसको अपने पर्पस से हिलाया जाना मुश्किल था। ठीक है, शी बिगेन टू पोर इन एट हिज ईयर्स words which infused a portion of her own spirit into his mind। इसका अर्थ क्या है? लेकिन वह जो है अपने बुरे उद्देश्य से तो हारने वाली नहीं थी, पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपने पति के कानों में ऐसे शब्द डालने शुरू किए जिनसे उसकी अपनी दृढ़ भावना जो थी मैकबेथ की, उसके मन में भरा जा सके। ठीक है, यानी कि वो ऐसा ऐसा काम करने लगी, उसकी कान भरने लगी कि वो अपने जो दिमाग में चल रहा था उसका, ठीक है, लेडी मैकबेथ के अपने दिमाग में जो भी कुछ चल रहा था वो धीरे धीरे उसके दिमाग में भरने लगी, डालने लगी। असाइनिंग रीजन अपॉन रीजन, एक के बाद एक दूसरा रीजन बताते हुए वो भरने लगे कि राजा को मारना क्यों जरूरी है। वाई ही शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम द रिजोल्यूशन, क्यों उसे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिए। ही हैड अर्लियर अंडरटेकन, जो उसने पहले ले लिया था। एंड हाउ द एक्शन ऑफ वन नाइट वुड गिव देयर ऑल द कमिंग डेज एंड नाइट्स टू बी सोवरेन पावर एंड लॉयल्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक के बाद एक कारण देकर समझाया कि उसे अपने पहले लिए गए निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने कहा कि केवल एक रात का यह काम आने वाला, सभी मतलब सिर्फ एक रात मेहनत किया जा सकता है और उसके बाद जितना भी दिन और रात है उसके लिए वो सारा कुछ इजी हो जाएगा। वो सर्वोच्च रॉयल्टी को पा सकता है, राज सत्ता वो पा सकता है। ठीक है,
यानी कि मतलब रानी क्या की, मतलब रानी नहीं बोल सकते, लेडी मैकबेथ बोल सकते हैं। लेडी मैकबेथ ने क्या किया कि मैकबेथ के कान में हर दिन कुछ ना कुछ, मतलब हर समय जो कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दी, कि उसको रीज़न देने लगी कि क्यों उसको राजा की हत्या करनी है, ठीक है? ताकि उसको सर्वोच्च सत्ता मिल सके। शी इवन एक्यूज्ड हिम ऑफ कवर्डाइस एंड फिकलनेस। वो आरोप भी लगाती कि तुम जो है कावर्डाइस हो, यानी कि कायर हो, एंड फिकलनेस फॉर रिवर्टिंग टू हिज डिसीजन। फिकलनेस मतलब क्या होता है? फिकल मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब एक चीज पे डटे ना रहना, उसको बोलते हैं फिकल माइंडेड, ठीक है? तो उसकी जो चंचलता था, निर्णय बदलना जो था मैकबेथ का, उसको वो बार बार क्या करती थी, आरोप लगाती थी कि तुम तो कायर हो, तुम तो बार बार आगे बढ़ के पीछे हट जाते हो, निर्णय लेते हो फिर वापस ले लेते हो, ठीक है? ये सब सारी बातें वो बोलती थी, ठीक है? She also told him how practicable it would be to lay the guilt of the dead on the drunken grooms who were sleeping in the king's chamber. और उसने ये भी सलाह दी, क्या सलाह दी? वो तो बता ही रही थी कि मैकबेथ को जो है कि वो कायर है, और चंचलता का आरोप भी लगाया क्योंकि वो पीछे हट जा रहा था, कि राजा को मारना जो है उसके लिए भी मुश्किल था, तो वो पीछे हट रहा था। उसने यह भी, अब देखिए वो जो लेडी मैकबेथ थी उसने क्या किया, यह भी बताया कि राजा के कक्ष में सो रहे नशे में धुत सेवकों पर हत्या का दोष डालना भी आसान होगा, तुम राजा को मार दो, ठीक है? यहाँ पे वो क्या सजेस्ट कर रही है कि सब कोई सोचेगा कि ये तो राजा का जो सेवक लोग है नशे में धुत है, तो राजा का मृत्यु हुआ है जिसके कारण, या फिर जिसने मृत्यु में उसका साथ दिया, या फिर जिसने भी उसको मारा है राजा को, उसका पता ही नहीं चलेगा, तुम सीधे सीधे बरी होके निकल जाओगे, ठीक है? अब मैकबेथ सीज द इमेजिनरी डैगर। अब मैकबेथ को क्या होता है कि इमेजिनरी डैगर दिखता है, ठीक है? सो मैकबेथ टुक द डैगर इन हिज हैंड एंड सॉफ्टली स्टोल इन द डार्क टू द रूम वेयर डंकन स्लेप्ट। अब क्या होता है, मैकबेथ ने हाथ में कटार ली और अंधेरे में चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पे डंकन सो रहा था, ठीक है? एज ही एडवांस्ड, जैसे वो आगे बढ़ा टुवर्ड्स द बेड चेम्बर, ही विजुअलाइज्ड, उसने देखा, वो जैसे ही बेड चेम्बर में बढ़ा, यानी कि उसके कमरे में बढ़ा, तो उसने कल्पना में देखा, विजुअलाइज्ड मतलब कल्पना में देखना, अनदर डैगर हैंगिंग इन द एयर, दूसरा कोई खंजर जो है लटक रहा था, कटार जो है लटक रहा था हवा में, विद द हैंडल, हत्थे के साथ, पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम, जो उसी की ओर पॉइंटेड था, एंड देयर वेयर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, और उसमें से खून टपक रहा था, ऑन द टिप, नोक पर, एंड द ब्लेड ऑफ द डैगर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वह शयन कक्ष की ओर बढ़ा, उसे हवा में एक दूसरी कटार लटकती हुई दिखाई दी, जिसका हत्था, जो पकड़ने वाला जो हैंडल था, उसकी ओर ही था, और उसकी नोक और धार जो है, जहाँ पे धार होता है, चाकू या फिर छुरी बोल सकते हैं, खंजर, उस पर भी खून की बूंदें थी। मैकबेथ ने उस कटार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई, ठीक है? मैकबेथ जो है ट्राई किया कि वो ग्रास्प कर ले उस कटार को, लेकिन वो क्या हो गया, फेडेड हो गया, ठीक है? इनटू द एयर, वो एयर में फेडेड हो गया। इट वाज ओनली अ फैंटाज्म क्रिएटेड फ्रॉम हिज हॉट एंड ऑप्रेस्ड ब्रेन। और ये सिर्फ क्या था, एक फैंटेसी था, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, भ्रम था, ठीक है? ये उसका भ्रम था जो उसके हॉट एंड ऑप्रेस्ड, यानी कि व्याकुल बोल सकते हैं, मस्तिष्क से निकला था, ठीक है? ब्रेन फॉर द बिजनेस ही हैड इन हैंड, जो वो करने जा रहा था, ठीक है? जो काम वो करने जा रहा था, ठीक है, कि वो राजा को मार देगा, तो यही चीज़ जो है उसके दिमाग में चल रहा था, और उसके
मन में जो चल रही थी बातें, विचार जो आ रहे थे, उसके कारण वो ये सब कुछ देख रहा था। डंकन इज मर्डर्ड। अब हम लोग डंकन के मौत की ओर आते हैं। ओवरकमिंग दिस फियर, अब मैकबेथ ने क्या किया, उस जो फियर था, मतलब जिस फियर से वो ग्रसित था कि राजा को मार दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो खुद भी भयभीत था, लेकिन क्या किया, ओवरकम हो गया वो, यानी कि उससे मतलब निपट लिया उसने उस डर से। मैकबेथ इंटर्ड डंकन्स रूम, वो डंकन के रूम में घुसा एंड स्ल्यू द हैप्लेस किंग। अब क्या हुआ, वो जो बेचारे किंग को उसने खंजर घोंप दिया, मार दिया उसको। विथ वन स्ट्रोक ऑफ द डैगर, एक ही डैगर के स्ट्रोक में उसने, मतलब एक बार खंजर घोंपा जिसके कारण वो बेचारा किंग मर गया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम, one of the grooms who were sleeping in the chamber laughed and then cried out. अब जैसे ही वो धीरे से मतलब रूम से निकलने लगा, लीव द रूम, वन ऑफ द ग्रूम्स, उसमें से एक ग्रूम्स जो था, हु वेर स्लीपिंग इन द चैम्बर, जो चैम्बर में सो रहा था, ठीक है। यहाँ पर ग्रूम्स मीन्स क्या हो जाएगा, सेवक, ठीक है। उस जैसे ही वो रूम से निकलने लगा, वन ऑफ द ग्रूम्स हु वेर स्लीपिंग इन द चैम्बर, जो चैम्बर में सो रहा था, ग्रूम्स में से एक ने क्या किया, लाफ कर दिया एंड देन क्राइड आउट, उसके बाद वो चिल्लाया मर्डर। पहले तो वो हंसा, फिर वो चिल्लाया मर्डर, फॉर विच बोथ ऑफ देम वोक अप, जिसके कारण दोनों जो है उठ गए, ठीक है। बट देन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने बोला गॉड ब्लेस अस, एंड द अदर रिस्पॉन्डेड आमीन, और दूसरे ने क्या बोला, आमीन, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और दोबारा वो सोने चले गए। तो इन ये यहाँ तक क्या हुआ कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाला था, कक्ष में सो रहे सेवक ने क्या किया, हंसा, एक ने हंसा और दूसरे ने चिल्लाया, ये एक ने हंसा और चिल्लाया हत्या, मर्डर, ठीक है। इस कारण दोनों जाग गए, यानी कि दो दो और भी जो क्या बोलते हैं ग्रूम्स थे, वो भी जाग गए। लेकिन उनमें से एक ने कहा ईश्वर हमारी रक्षा करे, और दूसरे ने उत्तर दिया आमीन, और दोनों फिर से सो गए, ठीक है। मैकबेथ ऑल्सो ट्राइड टू से आमीन, मैकबेथ ने भी सोचा कि आमीन बोल दूं, बट द वर्ड सीम टू बी स्टक, लेकिन वो वर्ड अटक ही गया इन हिज थ्रोट, उसके गले में, एंड ही कुड नॉट अटर, और वो कुछ बोल नहीं पाया इट, और वो मतलब जो बोलने वाला था आमीन, वो बोल भी नहीं पाया। He felt that he heard a voice which said, वो महसूस किया, उसने महसूस किया, he heard a voice which said, sleep no more, Macbeth murders sleep, the innocent sleep that nourishes life. Glamis has murdered sleep, and therefore Cawdor shall therefore sleep no more. Macbeth shall sleep no more. अब जैसे ही उसने मार दिया और आमीन बोला दो सेवकों ने, तो ये भी बोलना चाह रहा था आमीन, लेकिन ये बोल नहीं पाया, उसके गले से आवाज ही नहीं निकली, ठीक है। और उसने महसूस किया कि एक वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, वो क्या बोल रही है, स्लीप नो मोर। स्लीप नो मोर मतलब अब और मत सो। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी, ठीक है। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है, उस निर्दोष नींद की जो जीवन को पोषण देती है। ग्लैमिस ने नींद की हत्या कर दी है, इसलिए कॉडोर अब कभी नहीं सोएगा। मैकबेथ अब कहीं कभी भी नहीं सोएगा, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, स्लीप नो मोर, अब नहीं सो पाएगा। मैकबेथ मर्डर्स स्लीप, यानी कि मैकबेथ ने एक सोते हुए व्यक्ति की हत्या कर दी। द इनोसेंट स्लीप, इनोसेंट मतलब इनोसेंट व्यक्ति की हत्या कर दी।
दैट नरिशेस जो पोषण पोषण करता था लाइफ को, जो लाइफ को जिंदा रखता था, यानी कि राजा जो था वो तो अच्छा ही था, ठीक है। ग्लैमिस हैज मर्डर्ड स्लीप, ग्लैमिस ने स्लीप को मार दिया, एंड देयरफॉर कोडोड शैल देयरफॉर स्लीप नो मोर। अब जो है इसके कारण मैकबेथ, जो कि कोडोर का ये था, ठीक है, उसको सुनाई दिया कोडोर सो नहीं पाएगा, मैकबेथ शैल नो मोर स्लीप नो मोर, मैकबेथ अब सो नहीं पाएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग 12वें पैराग्राफ में। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आप लोगों को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसका जो उद्देश्य है लिखने का, ठीक है, वो आपको एक्चुअली समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और क्वेश्चन आंसर भी इसका अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ कवर्स द मर्डर, लेडी मैकबेथ अब मर्डर को कवर करती है। कैसे कवर करती है? मैकबेथ दस रिटर्न टू हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के पास आता है, हु बाय नाउ हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड फेल्ड इन हिज ऑब्जेक्टिव। और वो क्या होता है, उसकी वाइफ जो है अब सोचती है कि उसने फिर से गलती की, वो अपने उद्देश्य से, मतलब उस उद्देश्य में सफल नहीं रहा। हु बाय नाउ हैड स्टार्टेड टू थिंक, जो सोचने लगी कि ही हैड फेल्ड, कि वह असफल हो गया, इन हिज ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को पूरा करने में वो असफल हो गया। ही केम इन सच डिस्ट्रैक्टेड स्टेट, वो इस तरह के डिस्ट्रैक्टेड व्याकुल वाले स्थिति में आया, दैट शी रिप्रोच्ड, कि उसने उसको फटकार लगाई, ठीक है, रिप्रोच्ड हिम फॉर हिज वांट ऑफ रिजोल्यूटनेस, मतलब जो एक होता है ना सर्टेनिटी, वो सर्टेनिटी उसमें थी नहीं थी कि राजा की हत्या मुझे करनी है। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो जानती नहीं थी कि ये एक्चुअली में राजा को मार के आ चुका है, ठीक है। इसलिए वो क्या कि उसको लगा, फील हुआ कि वो अभी भी असफल है अपने उद्देश्य को पूरा करने में। ही कैम इन सच डिस्ट्रैक्टेड स्टेट, वो एकदम व्याकुल होकर आया, दैट शी रिप्रोच्ड, कि वह जो है अब फटकार लगाएगी उससे, फॉर हिज वांट ऑफ रिजोल्यूटनेस, एंड सेंट हिम टू वॉश हिज हैंड्स ऑफ द ब्लड दैट स्टेन्ड देम, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैकबेथ जो है अपनी पत्नी के पास लौट तो आया, लेकिन क्या हुआ, तब तक लेडी मैकबेथ सोचने लगी थी कि वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। वह इतनी व्याकुल अवस्था में आया कि उसने उसकी दृढ़ता की कमी के लिए उसे फटकारा और उसके हाथों पर लगे खून को धोने के लिए उसे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे मीनवाइल, और इसी बीच क्या हुआ, शी टुक द डैगर टू स्टेन, ठीक है, वो डैगर को उठाई, ठीक है, स्टेन टू स्टेन द चीक्स ऑफ द ग्रूम्स विथ ब्लड इन ऑर्डर टू मेक इट सीम देयर गिल्ट। अब क्या होता है कि इस बीच ही जो है वह कटार उठाती है और सेवकों के गालों पर खून लगा देती है, ताकि ऐसा लगे कि हत्या का दोष उन्हीं का है, ठीक है। वो क्या होता है, उसी समय आती है, डैगर उठाती है और चिक्स पे लगा देती है, ऑफ द ग्रूम्स, सेवकों के चिक्स पे खून लगा देती है, विद ब्लड इन ऑर्डर टू मेक इट सीम, ताकि ये प्रदर्शित हो सके, प्रतीत हो सके कि इसमें जो है उन्हीं का दोष है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग इस 13वें नंबर पैराग्राफ में करेंगे, मैकबेथ बिकम्स किंग। अब क्या होता है कि मैकबेथ जो है अब राजा बन जाता है, ठीक है। तो डे ब्रोक, दिन निकल आया, एंड विथ इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ द मर्डर, and thou, Macbeth and his wife showed their utmost grief, and the evidence of murder were sufficiently strong against the grooms. Yet the entire suspicion fell upon Macbeth.
ठीक है। अब क्या हुआ, मैकबेथ और उसकी रानी एक मिनट, मैकबेथ और उसकी पत्नी ने जो है सारा प्लान तो बना ही लिया था। तो जब वो सुबह होती है तो क्या होता है, वही ये पैराग्राफ हमें बताएगा। सुबह हुई और उसके साथ ही हत्या का पता चल गया सभी को। जबकि मैकबेथ और उसकी पत्नी ने अत्यधिक दुख तो प्रकट किया और सेवकों के विरुद्ध जो है हत्या के सफिशिएंट प्रमाण भी मिले, फिर भी पूरा संदेह मैकबेथ पर ही था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सारे लोग ये सोचते हैं कि राजा के मरने के बाद मैकबेथ ही उसका असली उत्तरदायी होगा या फिर उत्तरदायित्व होगा या फिर राजा बनेगा मैकबेथ, इसलिए उसने किंग डंकन को जो है मार दिया। तो इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है कि डे ब्रोक मतलब दिन निकल आया एंड विथ इट वाज द डिस्कवरी ऑफ द मर्डर, और ये जो मृत्यु का पता भी चल गया सबको। एंड दाउ मैकबेथ एंड हिज वाइफ शोड देयर अटमोस्ट ग्रीफ and the evidence of murder were sufficiently strong against the grooms, yet the entire suspicion fell upon Macbeth। कि इतना मतलब सबूत होने के बावजूद, उन सेवकों के अगेंस्ट में सबूत होने के बावजूद भी जो है, जो मर्डर का मतलब क्या बोल सकते हैं दोष जो है वो किस पे आ रहा था, मैकबेथ पर ही आ रहा था। डंकन्स टू सन्स फ्लेड इमीडिएटली, डंकन के दो बेटे जो थे वो तुरंत ही भाग गए। Malcolm the elder shout for refugee in the English court, while Donalbain the younger son fled to Ireland। एक चला गया इंग्लिश कोर्ट और दूसरा चला गया आयरलैंड। ठीक है, बड़े पुत्र मेलकम ने इंग्लैंड के राजदरबार में शरण ले ली जाके, और छोटा जो बेटा था वो आयरलैंड चला गया, भाग गया वहां पे। विद द डेथ ऑफ द किंग द थ्रोन बीइंग वैकेटेड, अब क्या हो गया कि ये दोनों तो भाग गए और किंग का भी जो है खात्मा हो गया, तो जो सीट थी, कुर्सी थी, ठीक है, वो अब खाली हो चुकी थी। एंड द सन्स बीइंग अनअवेलेबल, और जो बेटे थे वो भी उपस्थित नहीं थे, तो क्या होगा, मैकबेथ वाज द नेक्स्ट एयर। एयर मींस क्या होता है, इसको एयर पढ़ेंगे, ठीक है, एयर नेक्स्ट ईयर वाज क्राउन्ड। अब जो मैकबेथ ही एक उत्तराधिकारी था, उसे क्राउन पहनाया गया द किंग ऑफ स्कॉटलैंड का। दस द प्रिडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स वाज लिटरली अकम्प्लिश्ड, और इस तरह जो है तीसरी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई। ठीक है, उस क्या बोल सकते हैं विच की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं, उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अभी लगभग हमारा 50% कंप्लीट हुआ है लगभग, तो 50% हमारा बाकी है, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि चैप्टर आप लोगों को समझ में आए। ये इतना आसान नहीं है, आप लोग कम से कम जो सेमेस्टर है उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स निकालिए, क्योंकि ओवरऑल का नंबर बनेगा टोटल करके, तो आपको हर एक जगह से नंबर जो है सिक्योर करना है, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 हो। ठीक है, तो सारे कुछ जो है आपको तैयार रखना है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो, समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एटलीस्ट कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।